हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर कभी बाय चांस कभी फॉरेस्ट में आग लगती है या फिर फ्लड आता है तो वो एनिमल्स माइग्रेट करके जनरली कहां जाते हैं? या फिर डेजर्ट के अंदर में अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाती है तो उन एनिमल्स को जनरली शिफ्ट होके वो माइग्रेट होके कहां जाते हैं? दरअसल इस तरह के एरिया को हम बोलते हैं इकोटॉन्स। इकोटोन एक ऐसा ट्रांजिशन जोन है जो कि माइग्रेटरी कॉरिडोर से लिंक करके आसपास के जो एडजेसेंट इकोसिस्टम्स होते हैं उनको एक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये एक तरीके से दूसरा घर होता है उन स्पीशीज का जो माइग्रेट कर सकती हैं और जो खतरे में हैं और जिनके सर्वाइवल के लिए जो सबसे बेस्ट रीजन रहेगा वो इकोटोन ही रहता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये इकोटॉन और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और इकोटॉन एज स्पीशीज एज इफेक्ट इसका क्या मतलब होता है। तो ये हमारे इकोटॉन डिफरेंट आप इकोसिस्टम यहां पे देख पा रहे हैं। यहां पे हमारे पास आर्कटिक, यहां पे हमारे पास सवाना, यहां पे हमारे पास डेजर्ट, यहां पे एंटार्क्टिका है, यहां पे एक्वेटिक है, यहां पे ग्रासलैंड है, यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये सारे इकोसिस्टम्स के एक बोल सकते हैं सेकंड होम है इनका इकोटॉन्स। तो समझते हैं कि क्या है हमारा इकोटॉन। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि दिस एरिया इज फॉरेस्ट एंड दिस एरिया इज ओपन रीजन। ये एरिया एक ओपन रीजन है, नॉन फॉरेस्ट है, जहां पे फॉरेस्ट नहीं है, जहां पे फॉरेस्ट है। तो ये वाला जो जोन होगा जहां पे कुछ एरिया नॉन फॉरेस्ट और कुछ एरिया फॉरेस्ट का होगा, तो ये जो पर्टिकुलर जोन आप देख पा रहे हैं इसी को हम यहां पे बोल रहे हैं इकोटॉन। तो अगर कभी भी फॉरेस्ट में एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, जब भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वाटर की कमी होगी, फूड की कमी होगी, तो ये कहां जा सकते हैं? जनरली प्लांट तो ऐसा माइग्रेट नहीं कर सकते, आप जानते ही हैं, लेकिन एनिमल्स तो कर सकते हैं। तो एनिमल्स फॉरेस्ट से माइग्रेट करके जनरली यहां पे आएंगे। अब क्या फॉरेस्ट डायरेक्टली डेजर्ट में जाके मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। यानी जो एनिमल फॉरेस्ट में एडप्ट हो चुका है, उसका हैबिटेट फॉरेस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रासलैंड तक जा सकता है, उसके आगे डेजर्ट में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहीं पे जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो क्या डायरेक्टली फॉरेस्ट में रह सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। इनके लिए भी ग्रासलैंड ही एक ऐसा रीजन है जहां पे वो इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। इस वजह से जो सबसे सूटेबल रीजन होता है दो एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के बीच में, उसी को हम यहां पे बोलते हैं इकोटॉन। सो इकोटॉन इज एन एरिया दैट एक्ट एज अ बाउंड्री और ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये वाइड भी हो सकता है, ये नैरो भी हो सकता है। यानी एक बड़ा इकोटॉन भी हो सकता है और एक छोटा इकोटॉन भी हो सकता है। आगे इसको समझते हैं। ये जोन ऑफ टेंशन भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन सडनली बढ़ जाती है, सडनली यहां से पॉपुलेशन कम भी हो जाती है। इट कुड कंटेन स्पीशीज दैट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द बॉर्डरिंग सिस्टम। इसके आसपास रहने वाली जो इकोसिस्टम्स है, उस पर रहने वाले जो एनिमल्स है, उनसे अलग स्पीशीज यहां पे जनरली हमें मिलती है। एंड इकोटॉन कैन बी नेचुरली और मैन मेड, ये दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। कई बार गवर्नमेंट भी एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से इकोटॉन की स्थापना करती है, एस्टेब्लिश करती है, ताकि जब भी एनिमल को जरूरत पड़े तो इन जोन को यूज करके अपने सर्वाइवल को कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इकोटॉन बिटवीन एग्रीकल्चर फील्ड एंड द फॉरेस्ट इज अ मैन मेड वन। ठीक है, अब जो अगर हम बात करेंगे तो इकोटॉन एग्रीकल्चर फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में जो रीजन होगा वो भी एक इकोटॉन कहला सकता है। आइए इसको हम अब फोटो और इसके बारे में इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट रीजन के अंदर में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है, कोई डिजीज फैलती है, फ्लड हो जाता है, या फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो एनिमल्स है ये जनरली कहां शिफ्ट होके जाएंगे? इस पर्टिकुलर रीजन में। और इस रीजन को हम यहां पे बोल रहे हैं ग्रासलैंड। एंड दिस इज द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन, तो डेजर्ट रीजन में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहां पे बर्ड्स माइग्रेट करेंगी, यहां पे
यहां से भी बर्ड्स माइग्रेट करेंगे, यहां से भी टाइगर माइग्रेट कर सकते हैं, दूसरे एनिमल माइग्रेट कर सकते हैं, यहां पे जो कैमल हैं और इस तरह के एनिमल्स यहां पे माइग्रेट कर सकते हैं, बट ये एनिमल डायरेक्टली इसमें नहीं जा सकते, या फिर ये एनिमल डायरेक्टली इसमें नहीं जा सकते। और जब ग्रासलैंड में प्रॉब्लम होगी तो ये इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा जोन होगा कि ये इस तरह के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, हैबिटेट है कि ये फॉरेस्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं और ये डेजर्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर इन दोनों के बीच का है। तो ये इसको भी यूज कर सकते हैं, ये इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे माइग्रेटरी कॉरिडोर्स होते थे या फिर जो इकोटोन्स होते थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अब काफी एफर्ट डाल रही है इन इकोटोन्स को बचाने के लिए, ताकि हम एनिमल्स को भी बचा सकें। अब बात करते हैं कि मेजर इकोटोन और माइनर इकोटोन का यहां पे क्या मतलब है। यहां पे अगर हम ग्रासलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रासलैंड इज एन मेजर इकोटोन बिटवीन द डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट, यानी ग्रासलैंड एज अ होल, ये पूरा कंप्लीट ग्रासलैंड को अगर हम बात करेंगे तो इन दो के बीच में एक ये मेजर इकोटोन की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई एनिमल फॉरेस्ट से डायरेक्टली इसके सेंटर में आ जाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो ये वाला जो रीजन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है, बिल्कुल एडजेसेंट जो फॉरेस्ट के आसपास जो ग्रासलैंड होगा और जो डेजर्ट के पास में जो ग्रासलैंड होगा, दिस इज नॉन एज माइनर इकोटोन या फिर नैरो इकोटोन। तो आप समझ चुके हैं, मेजर पूरा ग्रासलैंड जो होगा वो एक मेजर इकोटोन है और ग्रासलैंड की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं वो एक माइनर या फिर नैरो इकोटोन कहलाएगा। इन पर्टिकुलर इकोटोन्स के अंदर में रहने वाली जो स्पीशीज हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। उदाहरण के तौर पे अगर यहां पे कोई बर्ड्स रहती हैं और बर्ड्स यहां की पॉपुलेशन को, दूसरे की पॉपुलेशन को कम कर सकती हैं, यहां पे पॉलिनेशन कम कर सकती है, पॉलिनेशन ज्यादा कर सकती हैं, अब इससे उस पर्टिकुलर रीजन का हैबिटेट भी डिसाइड होता है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट रेफर्स टू द चेंजेस इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर that occur at the boundary of two habitat. Generally there is great number of species found in these region ecotone, and this is called edge effect, and the species found here are called as edge species. जो भी स्पीसीज इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में रहती है, डेफिनेटली अगर कोई सर्वाइवल कर पा रहा है तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो यहां पे वो स्पीसीज जो बहुत आसानी से रह पा रही है या जिसका नंबर ज्यादा है या फिर जो डोमिनेट कर रही है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, डोमिनेट का मतलब यहां पे नेगेटिव से नहीं है, डोमिनेट का मतलब है उस पर्टिकुलर रीजन को मेंटेन करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है स्पीसीज, उसी को हम यहां पे एज स्पीसीज बोल रहे हैं। और इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है उस रीजन के ऊपर में, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम यहां पे एज इफेक्ट बोल रहे हैं। तो ग्रासलैंड आपको याद रखना है, ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स को हम मंगल या फिर सुंदरी ट्री भी बोलते हैं। ये हमारे ओडिशा, सुंदरबंस, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, थोड़ा बहुत लक्षद्वीप, इन पर्टिकुलर रीजन्स में हमें मिलता है। पुडुचेरी में भी हमें थोड़ा मैंग्रोव मिलता है। हालांकि पूरे ट्रॉपिकल जो वर्ल्ड है उसके अंदर में हमें मैंग्रोव्स काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो ट्रीज हैं वो हमारे जो टेरेस्ट्रियल लैंड है और जो हमारे पास एक्वेटिक है उसके बीच का जोन है। तो अगर यहां पे जो स्पीशीज होती हैं, जैसे कि फिश, यहां पे जो एम्फीबियंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रीजन है। यहां पे जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रीजन है माइग्रेट करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। प्लस में इस रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इन एनिमल्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये टेरेस्ट्रियल भी जा सकते हैं, ये एक्वेटिक भी जा सकते हैं। तो मैंग्रोव इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द इकोटोन बिटवीन द marine and the terrestrial life और terrestrial region। मैंग्रोव इस तरीके से हमारे दिखाई देते हैं, आप देख पा रहे हैं, डीप रूटेड होते हैं, इसकी होल्ड बहुत अच्छी होती है पानी के अंदर में। अब सॉइल के अंदर में अच्छी पकड़ होने की वजह से समुद्र से आने वाली जो लहरें हैं वो भी हमें मैंग्रोव जो है उससे बचा लेता है। मैंग्रोव हमें बहुत बार बचा चुका है, ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि ओडिशा के अंदर में है, उसने हमारे 2004 में और 2014 में जो साइक्लोन और सुनामी आए थे उससे कई हजार लोगों की जान
एक तरीके से जाने से बचा लिया था, क्योंकि यहां पे मंगल या फिर जो सुंदरी या फिर जो मैंग्रोव ट्रीज हैं, डीप रूटेड होने की वजह से वेव्स को इसने काफी कम कर दिया और वेव्स जो है हमारे मेन लैंड हिंटरलैंड्स तक नहीं पहुंच पाई और हमारे लोगों की, इंडियंस की काफी जान भी बची है। तो दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एस्टुअरीज। एस्टुअरी जो होता है एक ऐसा जोन है जहां पे रिवर जो है समुद्र को आके मिलती है। यानी अगर ये रिवर है और ये मान लीजिए हमारा समुद्र का रीजन है, तो ये जो रिवर है और इसके बीच का ये वाला जो जोन है, दिस इज नॉन एज एस्टुअरी। नेक्स्ट है मार्श लैंड। मार्श लैंड मतलब दलदल या फिर वेटलैंड। ये एक ट्रांजिशन जोन हो सकता है ड्राई और वेट के बीच में। ग्रासलैंड, जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का एक इकोटोन है। वहीं पे रिवर बैंक्स जो होंगे, ये इकोटोन है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक लाइफ। जिस तरीके से हमारे मैराइन के अंदर में अगर देखेंगे, मैंग्रोव्स भी उसी तरीके से होते हैं। मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में मैंग्रोव्स हमारा इकोटोन की तरह काम करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे इकोटोन्स। इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैंग्रोव और इकोटॉन्स। बार बार हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर और भी इस तरह के वीडियोस को और भी इस तरह के टॉपिक्स को अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।